नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी वाईएमई से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आप सभी जानते हैं कि क्लासेस जो हैं ये लगातार हो रही हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा गाइस कि आपकी परीक्षा जो है ये नज़दीक है, तो ऐसे में अब आपको केवल और केवल सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, ठीक है। और ये वीडियो आज जो है आपके लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम स्टैटिक जीके के कवर करने वाले हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि इसके बाद हमारा स्टैटिक जीके जो ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न नहीं बचेगा, ठीक है। जो बुक्स में दिए गए हैं रोजगार पब्लिकेशन बुक में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लासेस को नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। अब देखो गाइज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है। डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है ये गाइज सीमा रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गाइस कि अंगोला और नमीबिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट बहुत है। अंगोला और नमीबिया, जो गाइस आपने देखा होगा टाइगर आते हैं ना नमीबिया से, वो गाइस आपने देखा होगा, तो वही है। नमीबिया के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, छठवीं समानांतर रेखा। क्या नाम है, छठवीं समानांतर रेखा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे, पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा जो है ये क्या है। पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्डरनीस रेखा। राइट क्या हो जाएगा डियर, आर्डरनीस रेखा जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। आगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है। भारत और अफगानिस्तान के बीच, अब देखो गाइस, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच कहा जाएगा कौन सी रेखा है, तो आप क्या कहेंगे, डूरंड, ठीक है। और डूरंड जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसकी भी है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान इन दोनों के बीच गाइस कौन सी रेखा है, तो यह है डूरंड लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है। अब देखो यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई देखो, जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है सिगफ्रीड लाइन। क्या नाम है, सिगफ्रीड लाइन। आगे, अक्षांश के समांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। कहने का मतलब है गाइस कि जो उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया है इसके बीच की जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है वो कौन सी लाइन करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई आपको बताना चाहूँगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने का। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ, ठीक है। और जल्दी से आंसर दीजिए। देखो, अक्षांश के समांतर कौन से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, मेरे प्यारे भाई 38वीं समानांतर रेखा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है। अब देखो, चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, राइट हो जाएगा आपका मैक मोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा जो है गाइस ये चीन और भारत के बीच है। आगे, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा रेखा जो है ये कौन सी है। दैट मीन्स ये हुआ कि उत्तर नाम जो गाइस उत्तर वियतनाम है और जो दक्षिण वियतनाम है इसको जो निर्धारण करता है रेखा, उसको हम क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा 17वां समानांतर रेखा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है। अब देखो गाइज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है ये कौन सी है, मैक मोहन। ध्यान दीजिएगा, मैक मोहन जो है गाइज ये इंडिया एंड चाइना के बीच की भी रेखा है, एंड गाइज ये यूएसए एंड कनाडा के बीच की भी रेखा जो है ये मैक मोहन ही है। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुनिए, जो गाइज मैक मोहन है ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, एंड ये गाइज इंडिया और चाइना के बीच की सीमा रेखा मैक मोहन है, ठीक है। आप गाइज याद रखिएगा, इसमें 4 देश आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, कहाँ गया।
ये गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधा बिंदु कौन सी रेखा है। अब देखो गाइस, भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो आधा बिंदु है ये कौन सी रेखा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका 45वां समानांतर रेखा। राइट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर माला यानी आंसर की। गाइस जो आपके सीमा रेखा से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उसकी आंसर की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली टॉपिक पर। अगली टॉपिक है हमारी जनगणना से संबंधित, इसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। 5 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए, पूरा सीमा रेखा खत्म हो चुका है। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या बोल रहे हैं गाइस, फिर से देखो, भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे। कहने का मतलब है कि भारत के 2011 की जो जनगणना हुई इसके आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बहुत हैं। CM चंद्रमौली, क्या नाम है, CM चंद्रमौली। याद रखिएगा CM चंद्रमौली, भैया CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री वाला नहीं है। ठीक है, CM चंद्रमौली जो है ये 2011 जनगणना के आयुक्त थे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है गाइस ये कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हालांकि अब तो गाइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जो गाइस भारत में जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है। कितनी है, 121 करोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। छोटा छोटा बच्चा भी जान सकता है इसका आंसर, जो गाइस अभी दूध पीता है ना वो भी बता सकता है। तो आप क्या, आप तो बता दोगे, बताओ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या बात है मित्र, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो गाइस सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि इस मामले में हमारा उत्तर प्रदेश ही आगे रह सकता है, सभी जानते हो। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस में है ये पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो गाइस, वो है अंडमान निकोबार। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो मैं एक बात आपको और बता दूंगा, इसकी जब आपसे कहा जाएगा किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जब राज्य की बात की जाएगी तब आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन जब कहा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश तब आप कहेंगे अंडमान और निकोबार। ओके, चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब देखो गाइस, किस राज्य या जो क्षेत्र है इसमें जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे अधिक किसमें है भैया, वो दिल्ली में ही होगा ना, दिल्ली में ही तो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि शहरी जनसंख्या वहाँ पर होगी। तो मित्र राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है। अब शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी भैया, कहते हैं ना चलो भैया बम्बई कमाने चलते हैं, तो भैया वही देखो बम्बई कहते हैं ना, बम्बई मतलब मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, जो कि गाइस महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहीं पर तो सबसे ज़्यादा कमाने वाले कहाँ है, मुंबई में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा शहरी भी वहीं होंगे ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, जिसे आप कहते हो बम्बई। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। जैसा आप जानते हैं गाइस कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा है, तो मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का गाइस मात्र 16% जनसंख्या जो है ये अपने यूपी में बिलोंग करती है, यानी अपने यूपी में रहने वाली जनसंख्या कितनी है, मात्र 16%। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। अब देखो गाइस, जब आपसे पूछा जाएगा वृद्धि दर क्या है, जब दर यानी कि गाइस आपसे रेट पूछा जा रहा है 17.64%। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये गाइस इतनी तेजी से जनसंख्या जो ये बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, आगे, भारत में किस राज्य में प्रजनन दर जो है ये सबसे अधिक, प्रजनन दर यानी कि गाइस कहा जाए जो जन्म दर है, यानी कि गाइस जन्म लेने वालों की दर जो है ये सबसे अधिक कहाँ पर है।
अब ये मत कह देना गाइस कि सबसे ज़्यादा यूपी में जनसंख्या की तो यूपी में ही जन्म लेने वाले होंगे, ना भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जन्म दर है वो कहाँ पर है आपकी, वो है बिहार में, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, बिहार में जन्म दर जो है ये सबसे ज़्यादा है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ या राज्य क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है मेरे प्यारे भाई। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब ये हुआ कि जो जनसंख्या है ना ये बहुत धीरे धीरे स्लो मोड में बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे। तो गाइस लक्षद्वीप होगा। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है गाइस, जो साक्षरता दर है भारत में वो कितनी है बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन, 74.04%। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ए। और सबसे ज़्यादा जो गाइस साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरला में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस। देखो जब पुरुष साक्षरता दर कहा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 82.14% जो है ये पुरुष साक्षरता दर है। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है भैया। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। राइट क्या हो जाएगा आपका बी। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कहाँ पर है, केरल में है। अब आप जानते हैं केरल में क्यों नहीं होगा भैया, केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है ना, शिक्षित व्यक्ति हैं, और जब शिक्षित व्यक्ति हैं तो जनसंख्या कम बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है भैया, है ना, समझदार होते हैं सभी। भारत में सबसे साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। संघ राज्य क्षेत्र कहने का मतलब है कि गाइस जो सबसे ज़्यादा शिक्षित क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा, ये पूछा जा रहा है। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा, दिल्ली ना कहो भैया, ये मत कहो कि जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है ना, तो मुखर्जी नगर ही है और दिल्ली में नहीं है, ठीक है। तो लक्षद्वीप आपका राइट होगा, जल्दबाजी ना करो। आगे, किस राज्य में लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में है। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस आगे बढ़ते हैं, भारत का लिंगानुपात क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो लिंगानुपात है ये क्या है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो देखो जो भारत का लिंगानुपात है ना ये कितना है गाइस, ये 940 प्रति 1000। कितना है, 940 प्रति 1000, यानी 940 महिला पर 1000 पुरुष। ठीक है भैया, चलो ये रहा आपके सामने गाइस इसका आंसर। और जनगणना से भी संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं जो बुक्स में दिए गए थे। अब आगे अपनी अगली टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण झील से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी झील मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसमें से कौन सी झील जो ये मध्य प्रदेश में है। अब देखो गाइस मध्य प्रदेश में जो झील है ये है शाहपुरा झील। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा झील जो है ये मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, डल झील जो है ये कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा जो डल झील है गाइस ये आपकी जम्मू और कश्मीर में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रोपड़ झील जो है ये किस राज्य में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, रोपड़ झील जो है ये किस राज्य में मौजूद है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर गाइस जो रोपड़ झील है ये आपकी पंजाब में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी झील तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। इसमें जो बीरेनम झील है, बीरेनम झील जो है ये तमिलनाडु में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये आपकी बुलर झील है, जो कि गाइस जम्मू एंड कश्मीर में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है। सी आंसर आप ले लीजिए, उड़ीसा, ठीक है, और चिल्का झील आपकी उड़ीसा में ही है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। आगे, ओडिशा में कौन सी झील मौजूद नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सी झील जो है ये मौजूद नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ताम झील जो है ये गाइस उड़ीसा में नहीं है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत की सबसे लंबी झील जो है ये है वेमनाथ झील, जो कि केरल में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध लोकटक झील जो है किस राज्य में है? जो लोकटक झील है ये किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 9। सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा चोलमू झील, जो कि सिक्किम में है। ये गाइस भारत की सबसे ऊंची झील है। रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। रविंद्र सरोवर झील जो है ये कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध पिछौला झील जो है ये कहाँ है? मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। तो जो भी डियर प्यारे भाई चैनल पर पहली बार आए वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रसिद्ध पिछोला झील जो है ये कहाँ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील कौन सी है? कलात्मक झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13। सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस की ये क्या लिखा है यार, तेसोंगमो लेक यानी तेसोंगमो झील जो है ये कहाँ पर है? अब आप जानते हो कि पेसेंगमो ये सब नाम जो है गाइस ये सिक्किम एरिया के ही पड़ते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? ये है गाइस आपकी क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील जो है गाइस ये तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। राइट हो जाएगा लोकटक झील। आगे बढ़ते हैं, वार्ड झील जो है कहाँ है? वार्ड झील कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 16। ये आपकी शिलोंग में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। ठीक है, अब गाइस वहाँ पर शिलोंग में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए गाइस जो आपका क्वेश्चन था झील से संबंधित वो 16 दिया गया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारी अगली टॉपिक क्या आती है? भारत में पहली बार महिला एवं पुरुष, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है कि भारत में पहली बार महिला पुरुष जो बनने वाले थे, जीतने वाले थे, या जो कुछ भी है गाइस भारत में पहली बार हुए, वो गाइस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इससे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है गाइस कि बोलते बोलते थक गया हूँ और गला बैठ गया, सर दर्द कर रहा है, लेकिन केवल और केवल मन में दिल के अंदर से यही आवाज़ निकल रही है किसी तरीके से इस बार सिलेक्शन करवा दें। तो मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि इस बार मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो प्लीज़ मित्र अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी सीबी रमन जिसे आप कहते हो, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा खसाबा दादा साहेब जाधव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सैम मानेकशॉ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, जो भी प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
अब ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आपसे पूछा जा रहा है। अब आप जानते हैं गाइस कि जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। और गाइस जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल का नाम से दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आप इस बात को भी जानते हैं। दूसरी बात आपको बता दें गाइस कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। सीवी रमन को गाइस भौतिकी यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है भारत रत्न से संबंधित जो गाइस कहा जाए पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो हैं सीवी रमन, ठीक है। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला है। आगे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अब ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये कौन थे गाइस? वो थे सुकुमार सेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन ए सुकुमार सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे? पहले परमवीर चक्र विजेता जो थे ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे भाई, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो थे भारत के पहले वो थे अभिनव बिंद्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली गाइस पहली भारतीय महिला है संतोष यादव, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है तो आप कहेंगे संतोष यादव। अगर आपसे ये कहा जाता है कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गाइस सबसे पहले पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है तो आप कहेंगे बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये किसे मिला? पहला पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। पहला जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये मिला है सत्येंद्र नाथ बोस को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभी अभी मैंने आप सभी को बताया गया इसकी भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट बहुत है मित्र, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। क्या हो जाएगा? कर्नल जतिंदर कुमार बजाज जो है गाइस ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संघ के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय संघ के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 गाइस इसका राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अमर्त्य सेन जो को गाइस सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला था इंडिया में और शायद 1969 में मिला है, ठीक है। 1969 में मिला है, लगभग याद नहीं है लेकिन कंफर्म शायद यही है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे भाई, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा HJ कानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था। अब आगे आपने देखा गाइस कि जो बजाज थे वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, और जो गाइस ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं ये हैं जगन्नाथन श्रीनिवास राघवन। क्या है? जगन्नाथन श्रीनिवास राघवन। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। बी आंसर राइट होगा। आगे, मुक्त भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? मुक्त भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो हैं ये कौन थे? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोंडदेरा मडप्पा करियप्पा। राइट क्या हो जाएगा? कोंडदेरा मडप्पा करियप्पा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? राइट हो जाएगा आर के शानमुखम चेट्टी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार के लिए शांति श्रेणी में पहला प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार में शांति के क्षेत्र में दिया गया वो है गाइस कैलाश सत्यार्थी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बात और बता दें गाइस कि अगर कहा जाए महिला में तो आप कहेंगे मदर टेरेसा। आगे, भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सेस पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो हैं गाइस ये हैं विनोबा भावे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट हो जाएगा मिहिर सेन। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला सैन्य हेलीकॉप्टर पायलट कौन थे? भारत के पहले सैन्य हेलीकॉप्टर पायलट वो हैं सुधींद्र कुमार मजूमदार। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन बनी? गाइज पहली भारतीय महिला चिकित्सा जो है ये कौन बनी? 1887 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। भारतीय एयरलाइंस की पहली भारतीय महिला पायलट और कप्तान कौन बनी? भारतीय एयरलाइंस की पहली भारतीय महिला पायलट और कप्तान कौन बनी? इसका राइट हो जाएगा दरबा बनर्जी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला है कि निम्न में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी है? देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक जो है ये कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीला दरवे। कौन बनी है? शीला दरवे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग है? गाइस अगर ये पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तो आप कहेंगे बछेंद्र पाल। लेकिन अगर कहा जाए महिला अपंग, जब अपंग गाइस शब्द जोड़ दिया जाएगा ना तब आप कहेंगे अरुणिमा सिन्हा। क्या है? अरुणिमा सिन्हा। डी आंसर राइट होगा। आगे, 1994 में भारतीय वायुसेना में एकल उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? 1994 में भारतीय वायुसेना में एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला है हरिता कौर देवल। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी? क्वेश्चन नंबर 35। राइट हो जाएगा आरती साहा। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है मिथाली राज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नोबेल पुरस्कार में गाइस शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 38। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, वो थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान अधिकारी कौन है जिसे अदालत ने मार्शल किया? हाल ही में चर्चित में रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंजलि गुप्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लड़ाकू जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43 का, जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं भावना कंठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है, वो है अवनी चतुर्वेदी। राइट हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला वायुसेना कमांडर वो है गाइस अवनी चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी सरला ठकराल। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस की सन 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। WTA की यानी कि गाइस महिला टेनिस एसोसिएशन की डबल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सानिया मिर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है मैरी कॉम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरे के गाइस यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए गए थे भारत में पहली बार महिला या पुरुष से संबंधित, तो वो 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टॉपिक, और अगली टॉपिक है आपकी गवर्नर जनरल से संबंधित। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे ढंग से, और गाइस आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि पूरी मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जो भी डियर प्यारे भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं प्लीज़ एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गाइस सर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, और जल्दी से आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल जो थे गाइस वो थे इरविन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर सी इरविन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सती को द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के वायसराय पद के दौरान हुई थी?
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है गाइस ये किस वायसराय थे उस समय हुई थी। इसका राइट हो जाएगा चेम्सफोर्ड। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कार्नवालिस को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच जो संधि हुई वो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग यानी PWD की स्थापना की थी। PWD की स्थापना जो है गाइस ये किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य शुरू किया। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया था, ये किसके, तो ये हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा एलन बरो ने। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस कि लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया था तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेज़ों को भारत की किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेज़ी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। गाइज सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना मैं किसी तरीके से जो क्लास है ये कंप्लीट कर लूँ तो अच्छा रहेगा। राइट हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक वर्मा में कैद हुए थे। म्यांमार यानी वर्मा में कैद हुए थे किसके समय में। क्वेश्चन नंबर 13 राइट हो जाएगा मिंटो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है ये किससे प्रभावित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है ये किससे प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कर्जन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतिन दास किसके कार्यकाल में शहीद हुए थे। 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतिन दास जो हैं गाइस ये इरविन के कार्यकाल में शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 राइट हो जाएगा 1773 में यानी 1773 में। आगे बढ़ते हैं, डैश के समय में भारत की जनगणना शुरू की गई थी, यानी किसके समय में भारत में जनगणना शुरू हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भैया इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। आपको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा जो है ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो गाइस लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, चूक का सिद्धांत ठीक है। मिंटो से है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ठीक है। लॉर्ड वेलेजली से है सहायक अलायंस ठीक है। कर्जन से ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नहीं है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के माध्यम के रूप में भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 19। और आप जानते हैं गाइस कि बाद में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है मैकाले को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका
एक मिनट मित्र, थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हुआ है तो इसके लिए माफ़। तो देखो गाइस, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इरविन समझौता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इरविन के साथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विलियम बेंटिक द्वारा पेश किया गया एक सामाजिक सुधार उपाय नहीं था? विलियम बेंटिक द्वारा पेश किया गया एक सामाजिक सुधार उपाय इसमें कौन सा नहीं था, आपसे ये पूछा जा रहा है। गुलामी का उन्मूलन ही नहीं था, बल्कि सती का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को दूर करना और ठगी के संगठित जो बंधों हैं इसका दमन करना, ये सभी का इस था, लेकिन गुलामी का उन्मूलन नहीं था। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत जो है ये किसके शासनकाल में हुई थी? भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत जो है गाइस डलहौजी के समय में हुई थी, और आप जानते हैं गाइस कि डलहौजी के समय में 1853 में हुई थी, ठीक है। और एक बात आपको और बता दें गाइस कि जो अपने यहाँ इंडिया में भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है वो डलहौजी को ही माना जाता है, क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय में रेल चली थी, ठीक है। आगे 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मार्गदर्शक भावना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस जोनाथन डक्कन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े थे? बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त से कौन जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कार्नवालिस करेक्ट हो जाएगा आपका, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वापस भेज दिया गया था, किसके द्वारा? बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किसके साथ वापस भेज दिया गया था गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डलहौजी, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि अभी सर फट जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें किसी तरीके से आपके मैं क्लास जो है कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि गाइस हमारा टारगेट है पूरी बुक खत्म करना है ना, तो इसी वजह से मैं गाइस अपना तेज़ी से चल रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चूक का सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी अभी आपने देखा गाइस कि मेल वाला जो सेटिंग से मेल वाले ऑप्शन आए थे उसमें आपने अभी अभी पढ़ा कि चूक का सिद्धांत जो है डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाला वायसराय था? भारत की सबसे लंबी सेवा देने वाले वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा लॉर्ड लिनथिगो। लॉर्ड लिनथिगो है, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिमला में बिकेरेगल लॉज के निर्माण में गहरी दिलचस्पी ली और 1888 में इसके पहले निवासी बन गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को डलहौजी ने कुप्रथन के बहाने गिरवी रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अवध। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 1921 में किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं ये भारत आए थे? किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं ये भारत आए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा रीडिंग के शासनकाल में, ए आंसर सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता के रूप में जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता जो हैं गाइस ये रिपन को माना जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसके कार्यकाल में भारत का अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो हो जाएगा लॉर्ड लिनथिगो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? बंगाल के पहले राज्यपाल या गवर्नर कौन थे गाइस? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1798 में हैदराबाद के शासक के साथ लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पहली सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो शासक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया मित्र वो हो जाएगा निज़ाम अली। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र के मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य जो है कैसे किसका था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन थे हत्या के प्रयास के लक्ष्य में? राइट हो जाएगा 35 का
वो हो जाएगा आपका हर्डिंग, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसने अनिश्चित काल के लिए बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने के लिए सरकार को अधिकृत किया था, वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा चेम्स फोर्ड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये गाइस आपका क्वेश्चन है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। राइट हो जाएगा रीडिंग, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपके सामने इसका आंसर गवर्नर जनरल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टॉपिक है महत्वपूर्ण नेशनल पार्क से संबंधित। तो चलिए मित्र, इसे भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा महाराष्ट्र में, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मंडला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को ख़त्म कर पाएँ। तो इसी वजह से गाइस, आपको अगर लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोवा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय रेड्डी उद्यान जो है गाइस आपका ये कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा हैदराबाद में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान का है। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8 सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 9। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे भाई, छत्तीसगढ़ में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला गाइस क्वेश्चन है आपके सामने कि नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 12। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 15। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 16। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कलसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 17। कलसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गाइस हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 18। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका केरल में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है।
राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका आएगा इसे त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 28। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम की दृष्टि से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 30। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में डैश टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या का घर है? एशियाई हाथी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस गाइस रिजर्व में पाए जाते हैं या किस उद्यान में पाए जाते हैं? राइट हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कि गाइस कर्नाटक में है। इसमें दुनिया भर में गाइस सबसे ज़्यादा एशियाई हाथियों का अगर कहा जाएगा इस संख्या कहाँ पर है तो वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व में, जो कि कर्नाटक में है। 31 क्वेश्चन आपके उद्यान से दिए गए थे, ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी अगली टॉपिक आती है महत्वपूर्ण क्रांति से संबंधित। आइए इसे भी अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं और लगभग हम अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि रजत क्रांति जो है ये किससे जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर दीजिए। रजत क्रांति गाइस ये अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति के जनक कौन है? गाइस ये नीली क्रांति के जनक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे, तो आप कहेंगे मत्स्य पालन से। और अगर कहा जाए कि नीली क्रांति के जनक कौन है तो आप कहेंगे हीरालाल चौधरी। कौन है? हीरालाल चौधरी, सी आंसर राइट होगा। ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति जो है ये किससे जुड़ी है? भूरी क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका उर्वरक क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला है कि सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 4। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 4 राइट हो जाएगा कपास के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? अभी अभी मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे मित्र प्यारे भैया, नीली क्रांति का उत्पादन जो है मत्स्य उत्पादन से है, या नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा निरपक तुतज, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे। हरित क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? राइट हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति के जनक कौन है? भारत में रजत क्रांति के जनक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी, ठीक है। पीली क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 10। पीली क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। पीली क्रांति जो है गाइस ये आपके तेल बीज उत्पादन या गाइस कहा जाए तो आपके तिलहन उत्पादन से है, या गाइस कहा जाए तो सरसों के उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काली क्रांति का संबंध जो है किससे है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए आपको गाइस लगाना है। आपको एक बात बता दें गाइस, काली क्रांति में ऑप्शन आपको ज़रूर दिया जाएगा कोयला उत्पादन, तो आप उस पर बिल्कुल भी टिक ना कीजिएगा। काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से, ए आंसर राइट होगा। भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है, इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सही आंसर हो जाएगा विशाल तिवारी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 13। इंद्रधनुष क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? राइट हो जाएगा कृषि क्षेत्र का समग्र विकास से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? राइट हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15। गुलाबी क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है?
मेरे प्यारे भाई गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये प्याज या फिर झींगा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 है, भूरी क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? ये गाइस आपका चमड़ा, गैर पारंपरिक कोको उत्पादन इन सभी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, लाल क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 18, लाल क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? सही हो जाएगा मांस और टमाटर के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सदाबहार क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 19, सदाबहार क्रांति जो है ये किससे जुड़ी हुई है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत थक गए हैं। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा कृषि के विकास से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला का इसकी स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? राइट हो जाएगा आपका जूट उत्पादन से। ए आंसर राइट हो जाएगा। दूसरी हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? दूसरी हरित क्रांति किससे जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 21 राइट हो जाएगा प्रोटीन रिच पल्स से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पल्स मतलब गाइस ये आपका हो जाएगा दाल, जैसे गाइस प्रोटीन रिच जैसे अरहर की दाल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, मतलब उदाहरण बता रहे हैं, हालांकि प्रोटीन रिच पल्स ही आपको मारना है। गोल क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल क्रांति किससे जुड़ी हुई है? सही हो जाएगा आलू उत्पादन, आलू होगा, ठीक है, आलू होगा ए। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? अभी अभी मैंने आपको बताया डेयरी या दूध उत्पादन से। सी आंसर राइट होगा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है गाइस ये हनी, फलों का उत्पादन, सभी प्रकार की बागवानी, सभी हो जाएगा। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भगवा क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? भगवा क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गाइज आपके 25 क्वेश्चन क्रांति से संबंधित दिए गए थे, कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी अगली टॉपिक आती है महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो चले गाइज इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है? पूर्वी तट पर सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह वो है गाइज आपका चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है? राइट हो जाएगा ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं? भारत में कुल कितने माइनर पोर्ट हैं, इसका आंसर बताएंगे। राइट हो जाएगा 200। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 200। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? सही हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्यूमिनियम के निर्यात को संभालता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि मोरगुमाओ पोर्ट जो है किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 7 मोरगुमाओ पोर्ट जो है किस राज्य में है? सही हो जाएगा गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? सही हो जाएगा न्हावा शेवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लौह अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा भारत से बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात की जाती है, कौन से बंदरगाह बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 9 सही हो जाएगा विशाखापट्टनम और मारमा गोवा जो कि गोवा में है। इसे गाइस जो लौह अयस्क के सबसे बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं। बी आंसर आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत से लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक अभी अभी आपने देखा गाइस विशाखापट्टनम मारमा गोवा, ये आपका राइट हो जाएगा। डी आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? क्वेश्चन नंबर 11 राइट हो जाएगा बॉम्बे बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? राइट हो जाएगा बॉम्बे बंदरगाह। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था? गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 राइट हो जाएगा। सूरत बंदरगाह जो है इसे मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा गाइस मसालेदार। क्वेश्चन नंबर 14 सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है इसे भारत का नया बंदरगाह है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारादीप पोर्ट जो है किस राज्य में है, या पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एन्नौर पोर्ट यानी एन्नौर बंदरगाह को किस नाम से भी जाना जाता है? एन्नौर बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा कामराजा गाइस कामराजार पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस द्वीप पर है? राइट हो जाएगा दक्षिण अंडमान पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किस पोर्ट को सभी पोर्टों का गहना कहा जाता है? किस बंदरगाह को सभी बंदरगाहों का गहना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंगलोर भारतीय राज्य डैश का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। मैंगलोर भारतीय राज्य जो है गाइस ये कहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है? क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है गाइस ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात बंदरगाह जो है गाइस ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? और वो है गाइस इस भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। तो मेरे प्यारे भाई ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेहतर ढंग से। और भले ही थोड़ा गला दर्द करने लगा है या गाइस कहा जाए सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन मान लीजिए मैं गंगा नहा आया ये समझ लो, क्योंकि गाइस ये कठिन कार्य मुझे लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गाइस कठिन कार्य था और ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी प्यारे भाई बहन तक सभी मित्र तक क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे प्यारे भाई जो भी मित्र आपके SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात आपको बता दें अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली SSC GD से संबंधित कोई भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए और कमेंट्स में इस बार SSC GD पार लिख करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।